अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको FBI 4 बार मैसेज करने वाला है इस 1 साल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सालों में FBI बहुत कम नोटिस भेजा करता था, लेकिन गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर और स्पेशली 2025 के अंदर आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को FBI ने नोटिस किया। इन्हीं में से एक नोटिस जो सबसे ज़्यादा आजकल डिस्कस किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा लोगों को रिसीव होता है, क्योंकि ये साल में 4 दफ़ा आता है, ये है सेक्शन 147 एडवांस टैक्स। अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं और ये उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है, क्योंकि FBI ने अब इस पर बहुत सख्ती कर दी है। आइंदा अगर आपको ऐसा कोई नोटिस आए तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से 147 का नोटिस आपको आएगा, कौन से लोग हैं जिनको ये नोटिस अगर आए तो वो इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर ये नोटिस आता है तो आपने क्या करना है। तो बुक में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर एक बंदा, एक इंडिविजुअल साल में 10 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम जनरेट करता है तो उसे 147 पे करना है। अब 147 क्या है? जिस तरह हम पिछले सालों में फाइलिंग करते थे, पूरे साल में हम अपनी टैक्स की वर्किंग बनाते हैं, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती थी हम वो पे कर देते थे। लेकिन अब FBI ये कहता है कि वो पूरे साल इसका इंतजार नहीं करेगा कि आप एंड में जाके अपनी वर्किंग बनाएं और टैक्स पे कर दें। तो FBI ये कहता है कि आपने अब इसकी क्वार्टरली वर्किंग करनी है। हर क्वार्टर में आपने अपनी टैक्स की वर्किंग बनानी है, जो क्वार्टर का टैक्स बनता हो आपने वो पे करना है और अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करना है। अब 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो सवाल है कि कब कब ये हमने पे करना है। तो हमारा साल जिस तरह शुरू होता है जुलाई से लेके एंड होता है जून पे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये एक आपका क्वार्टर है। तो सितंबर 15 पे आपको ये पे करना है। 15 से पहले ही आपको होपफुली नोटिस आ जाएगा, तो आपने 15 इसकी डेडलाइन होती। 15 सितंबर को आपने अपनी वर्किंग बना के अगर कोई टैक्स बनता है उसको पे कर देना है, अगर कोई टैक्स नहीं बनता है तो वर्किंग के साथ आपने रिप्लाई सबमिट कर देना है। दूसरा क्वार्टर आपका ख़त्म होता है दिसंबर में, तो दिसंबर 15। थर्ड क्वार्टर आपका ख़त्म होता है मार्च में, मार्च 15। फोर्थ क्वार्टर आपका ख़त्म होगा जून में, तो जून 15। इस तरह 15 को आपने इसका रिप्लाई ज़रूर सबमिट कराना है। अब ये किसको जमा कराना है? तो जैसे कि हमने आपको कहा कि जिसकी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन या इससे ज़्यादा है। अब 1 मिलियन टैक्सेबल इनकम की हमने बात की है, इसको टोटल इनकम से मिक्स ना कीजिएगा। तो जनाब, टैक्सेबल इनकम क्या होती है? अगर आपको पता नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। साल में मिसाल के तौर पे आपने 5 करोड़ रुपए की सेल्स की, तो ये 5 करोड़ आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये आपकी टोटल इनकम है। अब इसके अंदर से आपने अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, परचेजेस वगैरह आपने इसमें से माइनस कर दी। देन इसमें से आप अपने सेलिंग और अपने एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और आपके पास निकल के आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अब FBI कुछ आपके एक्सपेंसेस हैं जिनको इनएडमिसिबल करार दे देता है। वो ये कहते हैं कि हम इनको नहीं मानते। मिसाल के तौर पे आपका अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को जब FBI इनएडमिसिबल कर देगा, इसका मतलब है आपको वो अपनी इनकम में वापस से ऐड बैक करनी है। देन वो आपको अलाउ करते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन, तो आपने उसको रिड्यूस करना है। इस तरह आपके पास एक इनकम निकल के आएगी जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही स्लैब वाइज आपका टैक्स अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। तो अगर 5 करोड़ की आपकी इनकम थी, लेट्स से आपने एंड में जब प्रॉफिट निकाला तो आपकी टैक्सेबल इनकम निकली 15 लाख रुपए, तो स्लैब भी हिट होगा 15 लाख के हिसाब से, ना कि 5 करोड़ के हिसाब से। तो अगर ये टैक्सेबल इनकम किसी बंदे की 1 मिलियन से ज़्यादा, जैसे अभी हमने वर्किंग की, तो इसमें हमारी टैक्सेबल इनकम हमने सपोज की कि 15 लाख रुपए है। तो अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा क्वार्टर के हिसाब से। अब जब आपको नोटिस आएगा तो आपने अपनी वर्किंग बनानी है, उस वर्किंग के हिसाब से अपना टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हर नोटिस के अंदर आप देखेंगे कि टैक्स की वर्किंग ऑलरेडी FBI आपको बना के दे रहा है, तो क्या हमने वो टैक्स पे करना है या जो हमने अपने हिसाब से 15 लाख पे टैक्स बनाया वो पे करना है? तो जवाब है कि जो आपने टैक्स बनाया है आपने वो पे करना है, क्योंकि FBI का नोटिस ऑटोमेटिक सिस्टम से आया है। उसके अंदर उसने क्या किया कि लास्ट टाइम मिसाल के तौर पे आपकी इनकम थी 20 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम। 20 लाख के ऊपर FBI ने कहा कि हर बंदा ग्रो करता है, 10% उसने उसको इंक्रीज किया, 22 लाख के हिसाब से स्लैब वाइज टैक्स निकाला और आपको भेज दी। जबकि आपकी अगले साल में इनकम हो सकता है कम हो गई हो सकता है बढ़ गई हो। तो दोनों सूरतों में आपने अपनी वर्किंग बनानी है, अपनी वर्किंग के हिसाब से अगर टैक्स बनता है पे करना है। अब एक टैक्स लायबिलिटी आपने निकाली, अभी हमने एक वर्किंग सपोज की 15 लाख की, आपने 15 लाख पे अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाली, इसको आपने डिवाइड बाय 4 किया
आप इसको पे करने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपने इसको पे नहीं करना। इसमें भी जिस तरह हम साल के एंड में अपनी वर्किंग करते हैं, अपनी फाइलिंग करते हैं और उस वक्त हम अपने एडजस्टेबल टैक्सेस को उससे रिड्यूस करते हैं, क्वार्टरली वर्किंग के अंदर भी आपने अपने एडजस्टेबल टैक्सेस को यहाँ पे रिड्यूस करना है। मिसाल के तौर पे आपने फ़ोन के ऊपर टैक्स कटा होगा, इंटरनेट पर टैक्स कटा होगा, आपने कोई गाड़ी ली उस पर टैक्स आपने पे किया, कोई भी ऐसा टैक्स जो आप एडजस्ट कर सकते हैं वो टैक्स आपने यहाँ भी एडजस्ट करना है, उसको अपनी वर्किंग से माइनस करना है। रिमेनिंग जो बैलेंस आपका बचेगा, अगर कोई लायबिलिटी बच रही है तो आपने उसको पे करना है, अदरवाइज आपने उसको पे नहीं करना एंड अपनी वर्किंग को सबमिट कर देना है। ये सिंपल एक वर्किंग आपने बनानी है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर जमा कराना है ताकि इसके कोई भी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर ना आए, क्योंकि एक लीगल बाइंडिंग है, आपने इसको लीगली ही डील करना है। अब बात करते हैं दूसरे दो लोग जिनको ये नोटिस आएंगे, वो हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, वो हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अब जिस तरह इंडिविजुअल केसेस के अंदर हमने डिस्कस किया कि उनकी 1 मिलियन की एक शर्त लगा दी गई कि टैक्सेबल इनकम अगर उनकी 1 मिलियन है तो 147 उनको हिट करता है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप कंपनी चला रहे हैं या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इस सूरत में आपके ऊपर 1 मिलियन की शर्त पूरी नहीं होती। आपको हर सूरत में, भले आप 10 रुपए कमाते हैं, उसके ऊपर आपको 147 हिट होगा और आपने उसका जवाब भी जमा कराना है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कंपनी का रेट होता है 29%। आप कहते हैं जनाब मैंने तो 1 लाख रुपए का रेवेन्यू मेरा जनरेट होता है, तो 1 लाख रुपए पे 29,000 रुपये आपका टैक्स बनता है, आप उसको पे करेंगे। हाँ, यहाँ भी जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एडजस्टेबल टैक्सेस आपके होते हैं, आप उनको रिड्यूस करते हैं एंड बाकी फाइनल लायबिलिटी आप पे करते हैं, तो यहाँ भी आपको ये अलाउ है कि आप अपने एडजस्टेबल टैक्सेस को क्लेम करें और बाकी रिमेनिंग पेमेंट ही आप पे करेंगे। ये नोटिस काफ़ी टाइम से आ रहे हैं और काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अब FBR ने इस पर काफ़ी सख्ती कर दी है। तो रिकमेंडेशन हमारी यही है कि अगर आप भी इन नोटिस को इग्नोर कर रहे थे तो आज से इसको इग्नोर करना बंद करें, अपनी फाइलिंग्स को प्रॉपर करें, इन नोटिस का जवाब दें ताकि कल को कोई भी परेशानी आपको ना उठानी पड़े। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा भी है, तो उनको कोई पैनिक नहीं लेना, उनको कोई रिप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है, रिप्लाई कर दें बेहतर है, बट उनको टैक्स कोई जमा इसके अंदर नहीं कराना। ये वो लोग हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज उनका टैक्स ऑलरेडी काट लेती हैं। एक बंदा जो प्रॉफिट ऑन डेट कमाता है, उसने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, उसको प्रॉफिट आता है, अगर वो प्रॉफिट 5 मिलियन से कम है तो उनको भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जमा कराने की। अगर कोई बंदा शेयर्स में डील करता है, स्टॉक एक्सचेंज में उसने शेयर्स लिए हैं, अब शेयर्स पे जब भी उसका प्रॉफिट मिलता है उसका टैक्स ऑलरेडी कट जाता है। कोई प्राइस बॉन्ड किसी का लगता है, उसका टैक्स कट जाता है। तो ये लोग हैं जिनको कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिप्लाई ज़रूर जमा करा दें। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। सैलरी की हमने बात करी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जहाँ उनका टैक्स नहीं डिडक्ट होता, लेकिन उनकी सैलरी जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा, तो वो अपना टैक्स जमा करा सकते हैं क्योंकि उनकी सैलरी पे टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। अगर वो डिडक्ट हो रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो डिडक्ट नहीं हो रहा और आप साल में एक साथ टैक्स जमा कराने वाले हैं तो बेहतर है कि आप भी क्वार्टरली उसका टैक्स जमा कराएं। अब बात आ जाती है कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि वर्किंग आपने कैसे बनानी है, मोबाइली हमने आपको ये लॉ बता दिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, इसके रूल्स आपको बता दिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी वर्किंग भी हम बताएं, आपको इसकी वर्किंग करना नहीं आती है, कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे कि आपको 147 की वर्किंग किस तरह बनानी है, अपनी लायबिलिटी किस तरह निकालनी है। अब जो कंपनीज हैं उनके पास अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, वो तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, कोई शॉपकीपर हैं, कोई छोटा बिजनेस आप रन कर रहे हैं और आपको ये नोटिस आ रहे हैं और आपको इसकी वर्किंग बनाना नहीं आती और आप एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपको उससे चार्ज करता है और आप चाहते हैं कि हम आपको इसकी वर्किंग करना बताएं, तो ज़रूर आप हमें फिर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इसकी वर्किंग करना भी सिखा देंगे ताकि आने वाले वक्त में अगर ऐसा नोटिस किसी को आते हैं तो वो उसको बेहतर तरीके से डील कर सके। देखें, यहाँ एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, FBR अब आपको कोई नरमी नहीं देने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई ऑडिट्स आपके ना लगें, कोई अगर ऑडिट लगे भी तो आपके पास उसका जवाब तैयार हो, तो बेहतर है आज ही अपनी वर्किंग्स को बेहतर तरीके से बनाना शुरू करें। अगर कोई नोटिस आपको आता है उसका रिप्लाई ज़रूर जमा करें। रिप्लाई जमा ना कराने के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा गलत होते हैं। आपका रिप्लाई है, बहुत अच्छी वर्किंग नहीं की हुई, लेकिन एटलीस्ट आपने रिप्लाई ज़रूर जमा कराया है, आपने अपनी ड्यूटी पूरी की है, तो आपके साथ नरमी ही बरती जाती है। और एक बंदा अगर फुल्ली इग्नोर करता है तो यहाँ पे उसके साथ ज़्यादा मसला होने के चांसेस होते हैं। तो आपने 147 को अब सीरियस लेना है। पिछले वक्तों में लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब इसको आपको सीरियस लेने की ज़रूरत। तो आइंदा आपने इसको इग्नोर नहीं करना, इसकी वर्किंग बनानी है और इसका रिप्लाई जमा कराना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।